हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग एप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय विज्ञान के लिए यह वीडियो देखेंगे। खंड बा में विज्ञान सब्जेक्ट दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम प्राणियों में पोषण देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। तो देखिए अ नंबर पे दिया गया है मानव में पाचन। इसे रीड करते हैं। आहार नाल तथा स्त्रावी ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इसमें फर्स्ट है मुख गुहिका, दूसरा नंबर है ग्रशिका, तीसरा है अमाशय, चौथा है क्षुद्रांत, पांचवा है बृहदांत्र तथा गुदा। पाचक रस स्त्रावित करने की ग्रंथियां हैं लाल ग्रंथि, यहाँ पर लाल ग्रंथि दिया गया है। फिर है यकृत और अग्नाशय। आगे देखेंगे मुख एवं मुख गुहिका। तो यहाँ पर भोजन का क्या होता है, यहाँ दिया गया है कि यहाँ भोजन को चबाया जाता है और लार ग्रंथि से स्त्रावित होती है। यहाँ पर लार ग्रंथि से लार स्त्रावित होता है। फिर है आगे पे ग्रशिका। तो देखिए ग्रशिका में कैसा होता है भोजन, निगला हुआ ग्रसिका में आता है जो निगला हुआ भोजन होता है और लगातार संकुचन से नीचे की ओर सरकता जाता है। फिर है नेक्स्ट अमाशय। तो अमाशय में क्या होता है, अमाशय की आंतरिक स्तर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl व पाचक रस स्त्रावित होता है जो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। फिर है आगे क्षुद्रांत्र। तो यह क्या होता है, यह यकृत और अग्नाशय से स्त्राव प्राप्त करती है। यहाँ यकृत से निकला पित्त रस व अग्नाशय से निकला अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन पर क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। क्षुद्रांत्र की भित्ति में दीर्घ रोम की सहायता से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। फिर है बृहदांत्र, ये छोटी आंत और बड़ी आंत के रूप में दिया गया है। फिर है ये बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत। तो इसका मुख्य कार्य जल एवं लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में अर्ध ठोस के रूप में समय समय पर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ देखेंगे जुगाली करने वाले जंतु रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाकर चबाता रहता है। तो देखा होगा हमने गाय, बैल और इस टाइप के जो जानवर हैं उसमें इस टाइप का पाचन पाया जाता है। फिर है घास में सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है। रूमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। फिर है आगे देखेंगे वीडियो अमीबा में संभरण एवं पाचन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ दिया गया है अमीबा पादाभ की सहायता से भोजन पकड़कर निगलता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में पाचक रस खाद्य पदार्थ का प्रक्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। बचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। तो इस प्रकार से अमीबा में पाचन होता है। फिर है अभ्यास वर्कशीट नंबर फर्स्ट। इसके अंतर्गत देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र के मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है मुख गुहिका, ग्रशिका, तीसरा है अमाशय, चौथा है क्षुद्रांत्र, पांचवा है बृहदांत्र और छठवा है गुदा। फिर अगला प्रश्न नंबर 2, पाचक रस स्त्रावित करने वाले प्रमुख ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी हो जाएंगी, ये लार ग्रंथि हो जाएगी, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न नंबर 3, प्रोटीन का पाचन तंत्र के किस भाग में होता है। तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 4, दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं। तो दीर्घ रोम क्षुद्रांत्र की भित्ति में पाए जाते हैं, कि दीवार भित्ति मतलब दीवार में पाए जाते हैं। फिर है अगला प्रश्न नंबर 5, बृहदांत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो बृहदांत्र का मुख्य कार्य
जल एवं लवणों का अवशोषण करना है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे अभ्यास वर्कशीट नंबर 2, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न देखेंगे, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। तो उत्तर हो जाएगा कि सेल्यूलोज का पाचन रूमिनेंट या जुगाली करने वाले जंतु द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न नंबर 2, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? तो इसका आंसर होगा कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाभ की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 3, रूमिनेंट में अमाशय के कितने भाग होते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 4, कुछ रूमिनेंट्स जंतुओं के नाम लिखिए। तो रूमिनेंट्स जंतु हो जाएंगे गाय, बकरी, जिराफ, भैंस, हिरण, ऊंट और नीलगाय। इस टाइप के जानवर जो है रूमिनेंट जंतुओं के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य। तो क्वेश्चन देखेंगे, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित भोजन के आवश्यक घटकों के नाम लिखिए तथा निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। विटामिन और खनिज दिया गया है यहाँ पर टेबल में। फिर एक साइड स्रोत दिया गया है। फिर कमी से होने वाले रोग और रोग के लक्षण। तो देखेंगे विटामिन ए, विटामिन ए के स्रोत क्या क्या है? अंडा, दूध, गाजर। फिर कमी से होने वाला रोग है रतौंधी और रोग के लक्षण है आंखों की रोशनी कम होना। फिर है अगला विटामिन बी। तो विटामिन बी के स्रोत हो जाएंगे मक्का और हरी सब्जी और इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी हो जाएगा और थकान होना, सांस फूलना, ये सब इसके रोग के लक्षण हो जाएंगे। बी के बहुत सारे टाइप होते हैं जैसे B1, B2, B3 इस टाइप के भी होते हैं बट यहाँ दिया नहीं है। फिर है अगला प्रश्न नंबर, अगला है विटामिन सी। तो इसके स्रोत हो जाएंगे खट्टे फल, नींबू, सलाद। फिर है कमी से होने वाले रोग, स्कर्वी है। रोग के लक्षण हो जाएंगे दांतों का ढीला होना, बाल झड़ना, ये विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग है। फिर है अगला विटामिन डी। तो विटामिन डी के स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा और इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, हड्डियों में दर्द होना इस रोग का मुख्य लक्षण है। फिर है अगला, यहाँ पर कैल्शियम दिया गया है, खनिज। तो कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, इनसे हमें कैल्शियम मिलता है। इसकी कैल्शियम की कमी से दांतों में सड़न रोग होता है। फिर है इसके रोग के लक्षण कैसे हो जाएंगे? हाथों में झुनझुनी पकड़ना, थकान होना। फिर अगला है आयोडीन। आयोडीन का स्रोत क्या है? सील, खस, दाल, मछली, ये हो जाएगा। इसकी कमी से होने वाला रोग है बांझपन होना और यहाँ पर रोग के लक्षण हो जाएंगे प्रजनन क्षमता में कमी हो जाना। फिर है अगला लौह तत्व। इसके स्रोत है किशमिश, मटर, मूंग। फिर है इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया और इसके रोग के लक्षण हैं सांस लेने में परेशानी या थकान होना। फिर देखेंगे अगला प्रश्न, अगला दिया गया है स्व आकलन। इसके अंतर्गत देखेंगे प्रश्न नंबर 1, निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला देखेंगे वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। तो क्या हो जाएगा? क्षुद्रांत्र, स ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा द नंबर का ऑप्शन नंबर द, बृहदांत्र। फिर है अगला तीसरे नंबर का प्रश्न, अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन ग्रहण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पादाभ। फिर है अगला प्रश्न नंबर 4, आमाशय में अम्ल स्रावित होता है तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर है अगला प्रश्न नंबर 2, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में किए गए कथनों से कीजिए। तो कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया तो कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो देखेंगे आप, पहले में दिया है कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट शर्करा में पाया जाता है। फिर अगला प्रोटीन, प्रोटीन अमीनो अम्ल आ जाएगा। वसा, वसा से वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल आ जाएगा। फिर यकृत, यकृत में आ जाएगा पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्त्रावित होता है। तो इस प्रकार से हमने कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कर दिया। फिर है अगला प्रश्न नंबर 3, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए इसका हमने नामांकित चित्र बनाया है जिसमें सारे भाग दिए गए हैं, मुख गुहा से लेकर के पूरे लास्ट तक। तो यहाँ पर ग्रसिका है, ये वाला भाग अमाशय है, फिर यहाँ पर यकृत पाया जाता है, फिर पित्ताशय यहाँ होता है, फिर अग्नाशय, फिर छोटी आंत और ये बड़ी आंत और लास्ट में एनस। इस टाइप से यहाँ पर पाचन तंत्र का चित्र बनाया गया हमने। फिर अमीबा का चित्र बनाइए। तो अमीबा का भी चित्र यहाँ पर बना हुआ है। फिर अगला देखेंगे, अगला चैप्टर दिया गया है पादपों में पोषण विधि। इसकी अवधारणा का संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं तथा जानते हैं। तो पोषण दिया गया है। सबसे पहले पोषण क्या होता है उसके बारे में बताया गया है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाता है। मतलब वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषण के अंतर्गत आ जाएंगे। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी पादप कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं, सरल शब्दों में बोला जाए तो। फिर है अगला, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, हरित लवक। हरे पौधे क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रकरण में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस क्या बनता है, O2 बनता है। ऑक्सीजन निकालते हैं पेड़ पौधे और उसी ऑक्सीजन को मनुष्य ग्रहण करते हैं। फिर है अगला, पादपों में पोषण की अन्य विधियां। तो देखिए यहाँ दिया गया है कि कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। ये पादप अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ये विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। अमरबेल के पादप में क्लोरोफिल नहीं होता है, यह अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर यह आरोहित होते हैं। ये पादप परपोषी कहलाते हैं क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। फिर अगला, कुछ पादपों, फिर आगे कुछ पादप ऐसे भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। उदाहरण के लिए घटपर्णी तथा संधियों पादप। फिर है अगला, मृतजीवी। मृतजीवी कौन होते, कौन से जीव कहलाते हैं, तो वह पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते। उदाहरण के लिए कवक या फंजाई मृत व विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए लाइकेन। अब देखेंगे अभ्यास वर्कशीट नंबर 1 के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1 है,
पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण की डेफिनेशन परिभाषा हो जाएगी कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, स्वपोषी और विषमपोषी को वर्गीकृत कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि स्वपोषी के अंतर्गत आने वाले जो पौधे होना चाहिए वह है हरे पौधे, और विषमपोषी के अंतर्गत अमरबेल आ जाएगा जो कि दूसरे पेड़ पर आश्रित होता है पोषण के लिए, भोजन के लिए। फिर है अगला प्रश्न नंबर 3, मृतजीवी पोषण प्रणाली किस पादप में पाई जाती है? तो वह पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। इसके अंतर्गत आ जाएंगे जैसे कि कवक, फंजाई। फिर है अगला प्रश्न नंबर 4, स्वपोषी पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा कि हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वे किस प्रकार की पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा कि अमरबेल के पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यह अपना भोजन दूसरे पादपों से प्राप्त करते हैं। फिर है अगला प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत देखेंगे क्या दिया गया है। एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए, एक को अंधकार में 72 घंटे के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन की कुछ बूंदें डालकर परीक्षण कीजिए तथा अपने अवलोकन को नोट कीजिए। फिर है अगला, अब उस गमले को 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए जिसे अंधकार में रखा था। पुनः इसकी पत्तियों पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालकर परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिखिए। तो इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर है अगला स्व आकलन। प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 1 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। देखते हैं फर्स्ट, अमरबेल उदाहरण है तो क्या हो जाएगा? परपोषी का, परपोषी या विषमपोषी एक ही बात है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 2 है कि किसी कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है घटपर्णी। घटपर्णी या कीट भक्षी बोलेंगे इसे। फिर है अगला प्रश्न नंबर 2, रिक्त कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। इसके अंतर्गत फर्स्ट देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, यह असत्य हो जाएगा। जब किसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन O2 जो है वो मुक्त होती है, बाहर निकलती है। फिर है अगला 2 नंबर का, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, तो ये भी असत्य हो जाएगा। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह स्वपोषी जीव कहलाते हैं। तो यहाँ पर मृतजीवी की जगह स्वपोषी आता तो ये सत्य होता, अभी तो ये असत्य हो जाएगा। फिर है 3 नंबर का, कवक या फंजाई मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करते तो ये सत्य हो जाएगा। मृतजीवी पोषण के अंतर्गत ये आ जाएंगे कवक और फंजाई। फिर है 4 नंबर का, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नामक वर्णक पाया जाता है तो सही है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ियां मिलाइए। तो देखिए सही जोड़ी मिलाया है हमने। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में होता है। फिर सहजीवी लाइकेन, सहजीविता का सबसे मेन उदाहरण, प्रमुख उदाहरण होता है लाइकेन। फिर है मृतजीवी कवक में पाया जाता है, मृतजीवी टाइप का पोषण। फिर है कीट भक्षी, संडीव पादप में कीट भक्षी पोषण के अंतर्गत आ जाएंगे संडीव पादप, या घटपर्णी भी आता है इसमें। फिर है प्रश्न नंबर 4, मृतजीवी पोषण प्रणाली क्या है? तो उत्तर होगा कि वह पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 5, सहजीवी पोषण प्रणाली किसमें पाई जाती है? एक उदाहरण दीजिए। तो कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक
तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी पोषण संबंध कहते हैं। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने प्राणियों में पोषण तथा पादपों में पोषण की अवधारणा को समझा तथा संक्षिप्त परिचय को जाना तथा इससे संबंधित वर्कशीट तथा प्रोजेक्ट कार्य को भी हल किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।